आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। आज जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, और हम लोग आज इसी के लिए बिल्कुल तैयार होकर आए हैं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन होता क्या है, रिफ्लेक्शन होता क्या है। सिंपली हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है इसको ऐसे। रिफ्लेक्शन है क्या हमारा, ये है इट इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, इट इज बाउंसिंग बैक of light, bouncing back of light into the same medium। मतलब जिस मीडियम में लाइट पहले से चल रही थी उसी मीडियम में वापस इसको आकर करके हिट कर देना। जिस मीडियम में लाइट हमारी चल रही थी उसी मीडियम आके हिट करना, इसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। इसे ही बोल रहे थे हम बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम। जैसे एग्जांपल के रूप में या पूरा डायग्राम इसको अगर समझाना चाहें तो देखिए जरा, यहां पर है मीडियम 1, ये है मीडियम 2 और ये है मीडियम ऊपर वाला जो पार्ट है मीडियम 1 है, नीचे वाला जो है मीडियम 2 है। तो इसे बोलते हैं इंटरफेस। क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरफेस। ठीक है। अब सर सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या, इट इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम। मतलब कहने का, सपोज करो ऐसे कुछ समझ लो, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूं तो जरा इसको ऐसे देखिए जरा। देखो बहुत सिंपल है ये एक सरफेस है, तो लाइट कहीं से भी आकर के इसके सरफेस पर टकराई होगी और टकरा करके वापस चली गई होगी। तो लाइट अभी किस मीडियम में, हवा में, और वापस जा किस में रही है, वो भी हवा ही है। तो मीडियम कौन सा है, हवा। यानी अगर लाइट वहां से आने के बाद एयर से आते हुए इससे अगर इसके अंदर इंटर कर जाती तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मीडियम जो है वो चेंज हो गया था। पहले एयर था, बाद में फिर ये बुक वाला जो भी मटेरियल है उसमें चला गया होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो अगर, और ये हो जाए कि लाइट आए, इससे बाउंस करे और फिर बाउंस बैक हो जाए, मतलब टकराए। तो हवा में था, टकराया और फिर से हवा में चला गया। दिस फिनोमेना इज नोन एज व्हाट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई दिक्कत नहीं है, ये बात समझ में आई। व्हाट इज इंटरफेस, इट इज द बाउंड्री, इट इज द बाउंड्री it is the boundary where the two mediums meet with each other। ये कौन सा है, मीडियम 1, ये है मीडियम 2, और इन दोनों का जो बाउंड्री है, एक का बाउंड्री मीडियम 2 की बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट हो रही है और मीडियम 1 की जो बाउंड्री है वो यहाँ पर खत्म हो रही है। ठीक है। तो इसके कारण से इस पार्ट को हम लोगों ने क्या बोला हुआ है, इंटरफेस बोला हुआ है। ठीक है। ये बाउंड्री का काम भी करता है। अगर आप ना समझ रहे हैं तो आप इसे बाउंड्री भी लिख दीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझने के लिए तो इसे बाउंड्री भी बोल सकते हैं। चलो अब आगे हमेशा याद रखना लाइट से जुड़ी हुई जितनी भी घटनाएं क्यों ना हो, लाइट से जुड़ी हुई जितनी भी घटनाएं आगे आप भविष्य में जितना भी पढ़ेंगे सभी में नॉर्मल का बहुत बड़ा यूज है। नॉर्मल मतलब क्या, परपेंडिकुलर जिसे बोलते हैं। तो ये मेरा इंटरफेस, और इंटरफेस पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं और यहां पर मैं एक नोट लिख रहा हूं तुम्हारे लिए, सिर्फ नोट। ठीक है। नॉर्मल और परपेंडिकुलर, नॉर्मल और परपेंडिकुलर ऑलवेज गाइड्स द लाइट रे, ऑलवेज गाइड्स द लाइट रेज। अब यहाँ पे बात उठता है कि सर नॉर्मल क्या करता है, तो नॉर्मल जो है हमेशा जो लाइट रे उसको गाइड करता है, उसको दिशा दिखाता है। दरअसल सच ये है कि हम लोग जिस भी सरफेस की बात करते हैं वहां पर रियल लाइफ में कोई नॉर्मल जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। बट हमारे समझने के लिए कि लाइट यहां से अगर ऐसे टकराई है तो फिर वो कितने एंगल बना के वापस जाएगी, इसके लिए हमें उस सरफेस पर मन ही मन एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेना होता है ताकि आप उसे अच्छी तरीके से फील कर पाए। अब इस चीज का ही यूज मैं यहां भी करने वाला हूं। जरा देखो मैंने क्या किया, मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया था। भूलना नहीं है इसको, आपको एकदम नहीं भूलना है। मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया था। ठीक है, मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया था। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया तो अब मैं फ्री हो चुका हूं। चलो अब लाइट आई होगी, जिस जगह पे लाइट आती है, इंसिडेंट होती है, उसी जगह पर नॉर्मल हमें ड्रॉ करना होता है। जिस जगह पे लाइट आती है, तो जिस जगह पे लाइट आती है दैट इज पॉइंट पी, और यहाँ जो पॉइंट पी है वो क्या है, पॉइंट पी क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये आपको भूलना नहीं है। ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है। मैं आपके हाँ ठीक है, मैं मैसेज पढ़ सकता हूँ सभी का। हाँ मुझे मैसेज सभी का दिख रहा है, और जो भी बच्चे जुड़े नहीं है ना उनको बोलिए जुड़ जाने के लिए प्लीज। ठीक है, जो भी बच्चे जुड़े हैं उनको जुड़ने के लिए बोल दीजिए, क्योंकि ऐसे क्लास सभी का छूटेगा। करना किसी को कुछ नहीं था, बस हमारा जो यूट्यूब चैनल उस पर लाइव आ जाना था। ठीक।
ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात का मैसेज का रिप्लाई करो जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो इतना है कि क्या आप सभी को मेरा जो वीडियो है, हाँ, मेरा जो वीडियो है वो साफ साफ दिख रहा है और मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मैं ये पूछ रहा हूं आप सभी से। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, जरा मुझे बताओ कैसा हो रहा है। यस सर या नो सर में जवाब दो। ओके, ठीक है, ओके ओके, चलिए मैं समझा, बहुत अच्छा आवाज आ रहा होगा तो फिर चलो। तो पी क्या था? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस किसको बोलेंगे? जहां पर लाइट पहली बार इंटरफेस को हिट करेगी। इट इज अ पॉइंट वेयर द लाइट रेज फर्स्ट इंटर्स द इंटरफेस, फर्स्ट हिट्स द इंटरफेस, ये वह पॉइंट होता है, ठीक है। और ये लाइट जो आती है, जो आ रही लाइट होती है, उसे हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट लाइट रे। क्या बोलते हैं बेटा? इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे। तो सबसे पहले हम इसे क्या बोल रहे थे? इंसिडेंट लाइट रे बोल रहे थे, ठीक है। हाँ ठीक है, इंसिडेंट लाइट रे बोलते हैं। ओके डन। अब इसके बाद लाइट रे जब इसमें आई है तो फिर वो बाउंस बैक होती है, मतलब टकरा के वापस जाती है, तो कुछ इस तरह से गई होगी। याद रखना, हमेशा एक एरो साइन जरूर देना, नहीं तो एरो साइन नहीं दोगे तो एक लाइट रे और एक लाइन में कोई फर्क नहीं रहेगा और आपका जो डायग्राम है वो टेक्निकली फॉल्ट में चला जाएगा, गलती हो जाएगी, वो गलत हो माना जाएगा, ठीक है। तो चलो, ये क्या था? इंसिडेंट लाइट रे था, और ये क्या था? रिफ्लेक्टेड लाइट रे था। सिंपली इसे रिफ्लेक्टेड रे भी बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ओके सर, मैं समझा। चलो, ये डन हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। नॉर्मल भी समझ में आ रहा होगा। नॉर्मल क्या होता है? इस सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है, वो ऐसा एंगल बनाता है 90 डिग्री, ठीक है। नॉर्मल ये चीज थी। अब इंसिडेंट लाइट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल को जनरली आई से डिनोट करते हैं, और यहां पर आई को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये तो बात हो गई। अब नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज डिनोटेड बाय आर, और यहाँ पे आर को हम लोग बोलते हैं एंगल आई, एंगल आर, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये दोनों नाम है जो आपको जानना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये इतनी सी घटना थी जो हो रही थी, है ना। ये इतनी सी घटना थी जो हो रही थी और आपको ये अच्छे से समझ में आना चाहिए था और जानना भी चाहिए था, ठीक है। अगर मुझे अंशु अगर मुझे देख रहा हो तो वो भी मुझे मैसेज करके बताए। अभी तक उसका मैसेज नहीं आया मेरे पास, ये शायद किसी और नाम से हो, है ना। उसको भी बोलो मैसेज करने को। चलो, तो P क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। I क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और R क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो कहाँ, अब अगर किसी ने डिफाइन करने के लिए बोल दिया सर व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो बोलेंगे इट इज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? इट इज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान रखना बहुत अच्छे तरीके से, किसी भी हालात में, किसी भी कंडीशन में, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज फॉर्म्स बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज फॉर्म्स बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। इसमें कभी कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, कभी कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। जितने भी एंगल्स मेजर किए जाएंगे वो सब नॉर्मल से ही किए जाएंगे, इसलिए मैंने बोला था नॉर्मल ऑलवेज गाइड्स द लाइट रेंज। क्लियर है बात? ये हमेशा मैंने इसीलिए आपको बोला था, ठीक है। चलो आ जाओ, अब आगे बढ़ें, थोड़ा सा और आगे बढ़ें। थोड़ा सा और आगे बढ़ करके कुछ और समझना चाहें तो जरा देख लो, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग। चलो देखो, देखिए, तो इतना चीज हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो जरा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखो, तो हमारे पास सही मायने में लॉज टू ही है, टू लॉ है हमारे पास, टू लॉ है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है, मैं इसे मिटा रहा हूं, अगर आपने डायग्राम बना लिया हो तो मैं यही मिटाऊंगा, सिर्फ इतना ही। चलिए, फर्स्ट है, आप लैंग्वेज में लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो दूसरा है वो क्या है? वो दूसरा है इंसिडेंट रे, शॉर्ट में लिखा हूं मैं IR, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल NRML at the point of incidence, point of incidence को हम लोगों ने क्या बोला हुआ है? P। देखो ना जरा, यहाँ पे क्या डिनोट किया है, किससे? P। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल कहां पर आपने ड्रॉ किया था? सर ड्रॉ किया था हम लोगों ने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। तो नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल
lie in the same plane, all lie in the same plane। ये दो लॉ होते हैं जो हमें जानना होता है, ये जो दो लॉ होते हैं ये हमें जानना होता है, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया है क्या? यहां तक सबको समझ में आया है क्या? जल्दी बताओ, यहां तक सबको समझ में आया है? रिप्लाई कीजिए यस सर नो सर में, जल्दी। यहां तक समझ में सबको आया है? जल्दी करो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये बात हो रही थी हमारे साथ, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड है नॉर्मल ऑल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये पूरा का पूरा हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का बेसिक पैटर्न था, ठीक है। हालांकि ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। जैसे सपोज करो ना, मैं तुम्हें एक एग्जांपल इसको समझाना चाहूँ, ठीक है। मान लीजिए बोर्ड है और आपने क्या किया है, एक बॉल को ऐसे एक गेंद को फेंका है। तो जब एक गेंद को आप ऐसे फेंकोगे तो वो ऐसे निकल के बाहर जाएगा। तो ऐसे निकल के बाहर जा रहा है और ऐसे आ रहा है, तो सोचो जरा, इसको ऐसे समझना। इसी तरह से लाइट है, जब आप इसको इस तरह से स्ट्राइक करवाते हो तो हम समझने के लिए मन ही मन इस सरफेस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे बोर्ड पर, और लाइट रे ऐसे आती रहती है, ऐसे ऐसे, और फिर ऐसे जाती है। तो ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल देखो, ये ऐसा ही तो था। तो ये लाइट रे ऐसे आई होगी, फिर ऐसे गई होगी, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, हर हालत में बराबर होना चाहिए। ऐसे कोई भी घटना जहां पर I = R नहीं हो, वो कभी भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं होगा। लॉ मतलब होता है नियम जो कभी भी बदले नहीं। दूसरी बात है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल ऑल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। प्लेन मतलब क्या? दिस बोर्ड इज अ प्लेन, यस सर। और प्लेन का मतलब तीनों के तीनों एक प्लेन में होने चाहिए। सिंपल मतलब यह है कि जब लाइट रे यहां से यहां हिट कर रही है तो लाइट रे इस बोर्ड के प्लेन को छोड़ करके बाहर नहीं आएगी, बाहर बिल्कुल नहीं आएगी, वो इसी प्लेन में वापस जाएगी इस तरह से। मतलब इसका प्लेन चेंज नहीं होना चाहिए, सिंपली ये कहने का मतलब है। और अगर दूसरे तरीके से समझना चाहो तो ये मान लो नॉर्मल हो, ये इंसिडेंट रे हो रेड वाला, और ये ब्लू वाला रिफ्लेक्टेड रे हो, तो तीनों बिल्कुल एक सीध में दिखेगा। क्यों? क्योंकि एक सीध में तो प्लेन नजर आता है आपको, और अभी जो मैंने दिखा रहा हूं ये एक प्लेन में नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो वो भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है, बिल्कुल एक प्लेन में होना चाहिए, बिल्कुल एक सीध में होना चाहिए, ऐसे एकदम। इसे ही बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये दोनों पॉइंट्स आपको मेंशन कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। क्या ठीक है ये बात? कोई दिक्कत या कंफ्यूजन नहीं है? तो चलो, अब इतना जानने के बाद कुछ अलग फॉर्मेट्स भी इसका देख लेते हैं। देखिए, इसको आपको उतार लेना चाहिए, या फिलहाल तो मैं ये बोलूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लो, या यूट्यूब पर आपको मिल भी जाएगा, ठीक है। आ जाओ आगे। अब इसके आगे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सबको समझ में आया है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। आइए अब इससे थोड़ा सा और आगे। जैसे देखो, रिफ्लेक्शन होल्ड्स गुड एवरीवेयर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होल्ड्स गुड एवरीवेयर, आइदर द सरफेस इज रेगुलर और इरेगुलर। ये कई बार मन में लोगों के भ्रम होता है कि सर मान लीजिए अगर बहुत चिकना सरफेस है, बहुत स्मूथ सरफेस है, तो वहां पर तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होल्ड्स गुड। बट क्या इरेगुलर और रफ सरफेस पर भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो होगा? तो आप इसका नोट बना करके लिख लीजिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होल्ड्स गुड एवरीवेयर, आइदर द सरफेस इज वेयर व्हाट स्मूथ और आइदर द सरफेस इज रफ। सरफेस रफ हो चाहे सरफेस स्मूथ हो, हर हालात में आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा और वो हमेशा फॉलो ही किया जाएगा। चलिए अब इसको जरा देखो, अब इसको जरा ऐसे समझिए। अगर मान लो कोई सरफेस ऐसा है, ऐसा हम लोग एक बार मिरर को इस तरह से पकड़ते हैं, तो इसके लिए रिफ्लेक्शन कैसा होगा? तो रिफ्लेक्शन जानने से पहले, मैं बार बार बोलता हूं, रिफ्लेक्शन जानने से पहले जानो कि नॉर्मल कैसे बनाना है। तो नॉर्मल इस सरफेस पे, जिस सरफेस पर लाइट आ रही है वहां पे नॉर्मल करो। ये लाइट ऐसे आ रही होगी इस जगह पे, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, दिस इज एंगल ऑफ, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल, एंड इतना ही एंगल बना करके इसको वापस भी जाना है। दिस इज एंगल ऑफ आई, दिस इज एंगल आर, एंड दिस इज द होल सेटअप। ये इस तरह से ही होगा हमेशा। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दिखाना हो तो कभी भी आप मिस नहीं करेंगे इस बात को। हमेशा इसी तरह से इसको फॉलो करवाना है आपको, बिल्कुल इसी तरीके से, कहीं कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। और याद रखना, लाइट रे को गाइड करने के लिए, हमारे समझते हुए गाइड करने के लिए नॉर्मल शुड बी ड्रॉन, ये होना ही चाहिए आपको। क्लियर है बात? तो ये फॉर्मेट था। अब इसके आगे एक दो क्वेश्चन मैं मान लो तुमसे पूछ लेता हूं, जरा देखो, समझना जरा, ठीक है। एक क्वेश्चन जरा देख लीजिए, एक क्वेश्चन जरा देखिए।
इतना तक सबको समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? सबको समझ में आ रही हैं चीजें यहां तक? ठीक है, ठीक है, चलो। ओके, तो देखो जरा, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, आप सब लोग क्वेश्चन पे फोकस करना। फिर से एक नॉर्मल मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये इंसिडेंट लाइट रे है और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ठीक, ये ऐसा और ये ऐसा। एंगल यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा है, एंगल यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल आई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या है? तो देखो जरा समझो, हमें पता है सर कि ये और ये पूरा 90 डिग्री होता है, और अगर ये 30 डिग्री है तो ये क्या होगा 60 डिग्री। तो निश्चित एंगल ऑफ इंसिडेंस यही तो होता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा सर? 60 डिग्री होगा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 60 डिग्री है, ऑब्वियस सी बात है कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो कितना हो जाएगा? वो भी 60 डिग्री ही होगा। आसान क्वेश्चन था, बट आपके बोर्ड में आता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, आपके बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आता है। ओह वाह, बच्चों ने फटाफट जवाब देना भी सीख लिया है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है। चलो ठीक है, अगर इतना अच्छा जवाब दे रहे हो तो हाँ चलो ठीक है ना, एक अच्छा जवाब दो तो फिर एक अच्छा क्वेश्चन भी ले लो। आ जाओ, एक क्वेश्चन भी अच्छा ले लो। देखो जरा क्या कर रहे हैं हम लोग। अभी ऐसा है, फिर ये ऐसा है, ठीक है, ये इस जगह पे है। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है 30 डिग्री, और ऐसा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सुधार लेते हैं। ये आई है, ये आर है, ये है और ये है, एंड दिस इज मिरर, बट दिस इज मिरर। तो मिरर और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री। हाउ मच? 60 डिग्री। तो बोला गया है इफ वी रोटेट, गौर से सुना क्वेश्चन, इफ वी रोटेट, हाँ ठीक है, इफ वी रोटेट द मिरर बाय 30 डिग्री, अगर आप मिरर को ही 30 डिग्री से रोटेट कर दो, अगर आप मिरर को ही 30 डिग्री से रोटेट कर दो, अभी जो कंडीशन है ना उसी में जस्ट मिरर को ही 30 डिग्री से रोटेट कर दो, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? अगर आपने मिरर को ही 30 डिग्री से रोटेट कर दिया, सिंपली 30 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो अगर आप रोटेट कर दो 30 डिग्री से तो क्या होगा जरा मुझे बताओ कैसे? रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो होल्ड्स गुड है, वो हर कंडीशन में ही होगा, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है हमेशा होल्ड्स गुड है, नो डाउट। तो फिर अगर आपने मिरर को ही 30 डिग्री से रोटेट कर दिया है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? अच्छा, जवाब भी आने लगा है। बहुत बढ़िया। अच्छा, किसी का 60 डिग्री है, किसी का 30 डिग्री। अच्छा देखो जरा समझो, अंतर आया ना, सोच में फर्क आई ना इन सब चीजों को लेकर के, कि सर अब 30 डिग्री होगा या 60 डिग्री होगा। डिफरेंस तो आ रहा है सभी के, देखो किसी का 60 डिग्री आ रहा है, किसी का 30 डिग्री आ रहा है, नहीं? हाँ, चलो ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, आप इसके बारे में सोच के रखना। क्वेश्चन क्या है कि जब मिरर को 30 डिग्री और रोटेट कर दिया जाए, 30 डिग्री रोटेट कर दिया जाए, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आल्सो द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इस पार्ट को यहीं छोड़ते हैं, ये आपके लिए अगले सेशन में क्वेश्चन को डील करेंगे हम लोग। चलिए, हाँ, मन में थोड़ी सी उत्सुकता रहनी चाहिए, है ना? ठीक है, मन में थोड़ी सी उत्सुकता रहनी चाहिए, ठीक है, पेशेंस रखो, है ना? पेशेंस रखो तो धीरे धीरे और भी बहुत सारी चीजें सीखोगे। क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन नहीं? चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब अगला जो टॉपिक है हमारे पास उसको भी थोड़ा कवर करें, थोड़ा और आगे चलें। दो बातें हैं, एक तो रेगुलर रिफ्लेक्शन है और दूसरा इररेगुलर रिफ्लेक्शन है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन आर दो रिफ्लेक्शन विच occurs through the smooth surfaces, और जो इरेगुलर है वो तो आप जानते हो कि वो रफ सरफेस से होगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि दोनों जगह पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स गुड, वो होता ही है। ठीक है, अब चलिए मिरर की बात करते हैं। हम लोग को अगले पार्ट में पढ़ना है मिरर के बारे में, ठीक है, मिरर के बारे में पढ़ना है। और अगर हमें मिरर के बारे में पढ़ना है तो इस चीज को अच्छे से समझाया जाना बहुत जरूरी है कि पहले जरा देखो, देखो इधर देखो, अगला जो टॉपिक हमारे पास है वो है मिरर। मिरर हिंदी में से दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण। तो आप पढ़ना चाह रहे हो मिरर, है ना? आप पढ़ना क्या चाह रहे हो? मिरर। तो अगर आप मिरर पढ़ना चाह रहे हो तो मिरर
कई एक तरह का होता है। अगर याद करो कोई घूमने कभी गया हो किसी खास तरह के हॉरर प्लेस में, तो या फिर थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं उसको, जरा ह्यूमर प्लेस में जहाँ पे हंसी आती हो लोगों को, तो उस जगह पे आपने देखा होगा कि कुछ खास तरह का मिरर लगा दिया जाता है, कुछ खास तरह का मिरर लगा दिया जाता है जिससे अचानक से किसी का शकल इतना बल्ज आउट या बहुत सही पैर बहुत छोटे से शरीर बहुत चौड़ा सा ऐसा दिखाया जाता है ना, देखा होगा आपने। हाँ, तो देखा होगा आपने। तो उन सब जगहों पर दरअसल होता क्या है, उन सब जगहों पर दरअसल होता क्या है, किस तरह का मिरर यूज किया जाता है, ये तो सभी को पता है कि मिरर एक ऐसा डिवाइस है, मैं डिवाइस कह रहा हूं हालांकि, तो ठीक है, ये सभी ने यूज किया होगा कहीं ना कहीं, मिरर हर किसी ने यूज किया होगा, देखा नहीं होगा, यूज किया होगा। ठीक है, अब मिरर भी जो है वो दो तीन टाइप्स के हैं जो आपको पढ़ने हैं। सिंपली एक मिरर है जो आपको पढ़ना है प्लेन मिरर, और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। दूसरा कौन सा है? स्फेरिकल मिरर। अब अगला क्वेश्चन ये बनता है, सर हमने तो मिरर हमेशा प्लेन ही देखा है, सर स्फेरिकल मिरर का क्या मीनिंग है? नहीं, तो देखो जरा मैं आपको समझाता हूं कि ये कैसे इसको कवर अप करते हैं हम लोग। जैसे ये प्लेन मिरर हो गया, स्फेरिकल मिरर हो गया, तो इसको जरा समझने के लिए कि भाई प्लेन मिरर क्या है, स्फेरिकल मिरर, तो प्लेन मिरर सिंपली वो है, जरा गौर से सुनना, इस तरह से किसी ने डिफाइन भी नहीं किया होगा, बहुत सिंपल सा लग रहा है ना। जरा देखो, प्लेन मिरर ऐसा कोई मिरर है जो वन साइड से हम लोग क्या करते हैं, वन साइड से हम लोग इसको सिल्वराइज कर देते हैं। ठीक है, सिल्वराइज करने से क्या होता है, इसका रिफ्लेक्शन जो है वो बहुत बढ़ जाता है। तो ये सरफेस अब आप देख नहीं सकते, आपको इधर चेहरा लाना होगा तब इसके पीछे आपको इमेज बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये प्लेन मिरर है। तो प्लेन में किसको कहेंगे सर? हुज रेडियस टेंड्स टू व्हाट? इन्फिनिटी। प्लेन मिरर वह मिरर है जिसका जो रेडियस है वो अनंत होता है। अब स्फेरिकल मिरर कैसा है, जरा देखो, घबराओ मत। स्फेरिकल मिरर, ये मान लो कोई स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, ये वाला पार्ट को मैंने क्या कर दिया है, सिल्वराइज कर दिया है। तो ये वाला जो सरफेस है जिसपे आपका फेस दिखेगा, तो इसका कोई फिक्स रेडियस होगा, ऑब्वियस बात है, ये गोला जब कंप्लीट होगा तो कहीं ना कहीं इसका एक फिक्स रेडियस होगा। तो स्फेरिकल मिरर्स आर दोज मिरर्स हुज रेडियस हैज फाइनाइट वैल्यू, और प्लेन मिरर कैसा है, जिसका रेडियस इनफाइनाइट वैल्यू का होता है, अनंत वैल्यू का होता है। यही बेसिक डिफरेंस है स्फेरिकल मिरर में और प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर आर दोज मिरर हुज रेडियस टेंड्स टू इन्फिनिटी, जिसके लिए जो रेडियस है वो अनंत होता है। ऑब्वियस बात है, एक प्लेन जो लाइट रे है, एक प्लेन जो मिरर है, उसका रेडियस तो कभी बनेगा ही नहीं ना, तो अनंत माना जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में, प्लेन और स्फेरिकल मिरर में। अब जो स्फेरिकल मिरर है आपका, ये अगेन दो टाइप का होता है, अगेन होता है दो टाइप का, एक होता है कन्वेक्स मिरर और दूसरा होता है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर, तो देखो बहुत सारी छोटी छोटी सी जो जेन्युइन बातें हैं आपको बुक्स में भी मिल जाती हैं, बट कुछ यूनिक चीजें जानना जिससे आप उस चीज को थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं अपर लेवल तक लेके जाओ, है ना, तो ये अपने में बड़ी कीमती सी चीज होती है। तो आप प्लीज इस बात का ध्यान दें हमेशा से कि आपको कभी भी छोटी छोटी बातों की जानकारी जो हर किताब में लिखी है हर बच्चे जानते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप समझो इस चीज को कि अगर इस चीज को अगर आपको अप टू द मार्क लेके जाना है तो आपको कुछ नया जानना पड़ेगा, और नया जानना नहीं है दरअसल, उसको समझना भी पड़ेगा। तो रेडियस इनफाइनाइट होता है इन केस ऑफ प्लेन मिरर, और डेफिनेट फिक्स मिरर का रेडियस होता है, फाइनाइट लेंथ होता है रेडियस का इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर में हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है कन्वेक्स मिरर और एक है कनकेव मिरर। कई बार बच्चे और बहुत बार बच्चे जो इनमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा चलो मैं इसको समझाने के लिए एक तरीका बताता हूं तुम्हें। केव मतलब क्या होता है? केव मतलब होता है गुफा। क्या होता है? गुफा। क्या इतना तक समझ में आया है क्या सबको? इतना तक समझ में आया है क्या? अगर आया है तो प्लीज बताओ जरा, आया है तो बताओ, यस सर, नो सर, हाँ सर, जबरदस्त सर, कुछ भी जो मैं बता रहा हूं सब। मैं स्लो पढ़ रहा हूं, बहुत स्लो चल रहा हूं मैं, जल्दी बताओ, मैसेज का रिप्लाई करो। ओके, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। देखो लाइव क्लास में बुला के पढ़ाना और ऐसे पढ़ाने में थोड़ा सा तो डिफरेंस आएगा ही, एक बात को मुझे 5 बार बोलना भी पड़ेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है, आ जाओ। तो अब अगली बात क्या हो गई हमारे पास कि सर कनकेव और कन्वेक्स में क्या होता है ना, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बार कंफ्यूज होते हैं, यार क्या लिखा है, कैसे याद करें, कभी कन्केव को कन्वेक्स बताते हैं, कभी कन्वेक्स को कनकेव बता देते हैं।
तो ऐसे कंफ्यूजन बढ़ जाता है। तो अगर ऐसे कंफ्यूजन से आपको बाहर निकलना है तो केव मतलब होता है बेटा गुफा, गुफा, और गुफा का शेप हमेशा ऐसे होगा, ऐसे इनवर्ड, अंदर जाने के लिए ऐसा शेप होगा। बात समझ में आई क्या? ऐसा शेप होगा, ऐसा शेप होगा। तो अगर शेप ऐसा हो रहा है, जरा गौर से देखना, अगर शेप ऐसा हो रहा है, इस तरह का शेप हो रहा है, तो इधर प्लेटेड किया होगा, ये इधर सिल्वराइज किया हुआ होगा, इस तरह का सरफेस है, इस तरह का, इसे बोलेंगे केव यानी कनकेव। दिस सरफेस इज नोन एज कनकेव, कनकेव सरफेस, कभी भी भूलना नहीं है आपको। केव लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कनकेव सरफेस। और ये क्या है, ये वाला सरफेस अगर मान लो ऐसा ना होकर के मिरर ऐसा होता, अगर आपने इस साइड पेंट कर दिया तो इधर वाला साइड क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये जो सरफेस है इधर वाला, इस साइड वाला जो आपके राइट हैंड साइड पे होगा, वो कनकेव सरफेस है। बट अगर ऐसा ना होकर के ऐसा ही होता शेप, और मैंने इधर अगर पेंट कर दिया होता इस सरफेस को, तो अब तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो तो ये वाला हो गया। दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और किस शेप का है ये? तो ऑब्वियस बात है सर, ये कनकेव तो नहीं हो सकता, क्योंकि कनकेव के लिए ये था रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये था रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, वो कैसा था, कनकेव शेप का। तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होगा? ऑब्वियस सी बात है, कैसा होगा सर, कन्वेक्स शेप का होगा, कन्वेक्स शेप का होगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? अगर केव के स्ट्रक्चर का है तो कनकेव, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कनकेव बोला जाएगा। और इसका अगर उल्टा, अगर ये वाला सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग हो गया तो क्या बोलेंगे उसे, कन्वेक्स मिरर बोल देंगे। क्लियर है बात? ये दो तरह के मिरर होते हैं, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। प्लीज अगर इतना तक समझ में आया तो रिप्लाई कीजिए फटाफट, यस सर, नो सर, जैसा भी हो, है ना, रिप्लाई कीजिए जल्दी से। चलो हो गया, ओके, आया मेरे पास मैसेज सबका, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसको आप चाहो तो ऐसे मेमोराइज कर लो या लिख लो, या जो आपका दिल करे कर लो, ठीक है। चलो अब इतना जानने के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़े। चलिए अगला क्या क्वेश्चन है, हाउ वी कैन मेक मिरर, हाउ वी कैन मेक मिरर, हाउ वी कैन मेक मिरर्स, मतलब सिंपली क्या है कि हम लोग मिरर को कैसे बना सकते हैं, ये है क्वेश्चन हमारे पास। हाउ वी कैन मेक मिरर, मिरर को बनाते कैसे होंगे। बहुत सारे मन में बच्चों के दिमाग में रहता है, यार मिरर, एक तो पहले प्लेन मिरर समझ में आया, फिर कैसे कैसे करके सर ने हमें स्फेरिकल मिरर भी समझा दिया कि भाई ये दो शेप का होता है, बट बनाते कैसे होंगे। तो जरा बनाते कैसे होंगे, जरा उसको समझो, बहुत अच्छे तरीके से समझो। ये हमारे पास एक ग्लास है, एक ग्लास का बना हुआ स्फेरिकल बॉल, ग्लास का बना हुआ स्फेरिकल बॉल, और स्फेरिकल भी कैसा, सेल लाइक स्ट्रक्चर है। सेल समझते हो, सेल, अच्छा मैं बना ही देता हूँ। सेल मतलब ऐसा, आप लोगों ने कॉस्को की गेंद देखी होगी, वो ना पूरा अंदर तक फिल्ड नहीं होता, वो बस एक पतला सा लेयर बना होता है उसका, ऐसा, ये ऐसा होता है, इस तरह से बिल्कुल ऐसे, ठीक है। ये वाला पार्ट इस तरह से होता है, ये कॉस्को का गेंद जैसा होता है, इस तरह से, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, कोई भी मिरर बनाना है अगर हमें, तो सोचो जरा, मिरर बनाने के लिए हमने क्या किया, देखो जरा, हमने इसको ऐसे तैयार कर लिया, ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब तैयार कर लिया, अब ये थिकनेस बहुत कम होती है ग्लास की, आपने देखा होगा कई बार घर में कांच और शीशा टूटा होगा, आपने देखा होगा थिकनेस बहुत कम है। मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मोटा बना रहा हूँ, बहुत थिन होता है ये, तो कुछ ऐसा होता है ये, बिल्कुल ऐसा, एकदम थिन सा, ठीक, एकदम थिन सा होता है, सही है ना, ठीक है। तो जरा देखो, तो अब इसमें क्या है, ये जो हमारे पास ये आया, इसमें हम क्या कर रहे हैं, अगर इनवर्ट साइड में, तो मिरर बनाने के लिए क्या करना, कोई भी स्फेरिकल एक सेल टाइप का लेना है, ग्लास स्फेरिकल सेल, कट कर देना, उसको कट करके बाहर निकाल लेंगे। अगर अंदर साइड में पेंट कर दिया बेटा, अंदर साइड में पेंट कर दिया, तो बाहर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा, और इसे बोलेंगे कन्वेक्स, यस सर। और अगर उल्टा कर दिया, इधर छोड़ के बाहर पेंट कर दिया, और ये वाला रिफ्लेक्टिव सरफेस होगा, इसे बोलेंगे कनकेव। तो दरअसल दोनों का जो ओरिजिन है ना,
दोनों का जो ऑरिजिन है वो बिल्कुल सेम होता है, कुछ फर्क नहीं है, बस पेंट करने के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा शेप आप बनाना चाहते हो। ठीक, अब ये बात हो गई। अब अगली बात यह है कि इतना करने के बाद फिर भी बच्चों के मन में ये दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि सर हमने फिर भी कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर कभी देखा नहीं, और कई बार लोग ये कहते हैं कि सर जो हम लोग फेस देखने के लिए जो मिरर यूज करते हैं वो एक कनकेव मिरर है। ठीक है, वो क्या है, कनकेव मिरर है। तो समझो जरा इस बात को, अगर वो कोई भी टाइप का मिरर है तो क्या उसका शेप ऐसा फील होता है क्या आपको? तो जवाब है नहीं सर, हम लोग तो बिल्कुल फ्लैट फील होता है। तो फ्लैट फील क्यों होता है जरा वो भी समझ लो, मतलब प्रैक्टिकली वो फील क्यों नहीं होता कनकेव शेप का या कन्वेक्स शेप का, उसे भी जरा समझ लीजिए। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, बच्चे सिर्फ रटते हैं और कभी प्रैक्टिकल साइंस का प्रैक्टिकलिटी पे उतारते नहीं है, लेकिन अगर आप ये नहीं करते तो समझ लो आप कुछ भी नहीं करते। तो प्रैक्टिकल साइंस को बिल्कुल जीवन में उतारना है, हर जगह पे उन सब चीजों को फील करना है। नहीं दिखता सर हमें वैसा, देखो बेटा होता क्या है, जिस गोले का भाग होता है, जिस स्फेरिकल गोले का वो भाग होता है मिरर जो आपके घर में होता है, वो कुछ इतना बड़ा होता है ऐसे, ये शायद इससे भी बहुत ज्यादा बड़ा। तो सोचो तुम्हारे घर का मिरर कितना बड़ा होता होगा बेटा, देखो तो यही होता होगा ना सेम साइज का। ये मान लो जितना बड़ा गोला मैंने बनाया इससे भी ज्यादा बड़ा गोला होगा। तो देखो लगभग, देखो इस मार्कर को बिल्कुल लगभग स्ट्रेट है, इसको मैं काट के तुम्हारे सामने भी रख दूं ना तो तुम लोग ये सर तो बिल्कुल फेयर, ये जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट है, बट सही मायने में जिस गोले का वो भाग है वो बहुत बड़ा है, इसलिए आपको बिल्कुल लगभग स्ट्रेट दिखता है, बट सच में वो स्ट्रेट नहीं है। अगर उसको थोड़े से ज्यादा छोटे लेवल पे जाके देखो ना, उसको ज्यादा ही थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखो तो उसका एक पार्टिकुलर रेडियस क्रिएट होता है, कुछ इस तरह से उसका एक रेडियस क्रिएट होता है, भले वो रेडियस बहुत बड़ा होता होगा। क्लियर है बात? तो इसीलिए आपको जो आपके घर में जो आप मिरर यूज करते हो सब प्लेन मिरर जैसा ही दिखता है, बट रियल में प्लेन मिरर हो कोई जरूरी नहीं है। बात समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया। हाँ, मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया, सर स्पून इसके लिए एक एग्जाम्पल सही है? बिल्कुल सही है। स्पून चम्मच को आपने देखा होगा ना, उसमें दो शेप्स होते हैं, एक शेप ऐसा और एक शेप ऐसा। तो जिसमें खाना लेते हो, जिसमें फूड आता है आपका, दैट शेप इज कनकेव शेप, और जिसमें नहीं आता वो कैसा होता है? वो कन्वेक्स शेप का हो जाता है। ठीक है। इवन आप अपने स्पून में ना अपना चेहरा देखो, किसी एक वाले में छोटा और किसी एक वाले में बड़ा दिखेगा, वो तुम्हारा प्रैक्टिकल काम है कि तुम देखो जरा किसमें बड़ा और किसमें छोटा। मैं आपको जब पढ़ाते न्यूमेरिकल्स बताऊंगा तो मैं ऐसी चीजें रटवा दूंगा जो तुम्हारे दिमाग में हमेशा रहेंगी। ठीक है, चलो। पेंट, अच्छा सर विच कलर से पेंट करेंगे? नहीं बेटा, पेंट का मतलब किस कलर से पेंट करेंगे नहीं, दरअसल उस पर एक सिल्वर का एक थिन लेयर या मरकरी का एक थिन लेयर लगाते हैं हम लोग। उस ट्रांसपेरेंट ग्लास के पीछे अगर आप ट्रांसपेरेंट ग्लास के पीछे अगर आप सिल्वर का एक पेंट लगा देते हो ना, सिल्वर या मरकरी का एक लेयर लगा देते हो, तो फिर ऐसा होता है। बात समझ में आई क्या? तो फिर ऐसा होता है। ये चीज जो आप कह रहे हो ना, वो ऐसा नहीं कि तुमने क्या सोचा कि घर पे बना लेंगे, है ना, वो इसलिए किया जाता है ताकि उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस बहुत स्मूथ हो और बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन मिल सके आपको। ठीक है, चलो ओके। चलिए, अब इसके बाद कनकेव और कन्वेक्स की बातें हो गई। कनकेव मिरर को जरा देखो तो कनकेव का ये शेप हुआ करता था, ये क्या था? कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर तो इसे बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये है कनकेव मिरर और ये है कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बारे में मैं आपको आज होमवर्क दे रहा हूं। दरअसल मुझे कुछ काम पे अभी जाना होगा, तो ये कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर को लेकर करके आप अगले क्लास में स्टडी करके रखना। अगले क्लास में हम लोग इसमें स्टडी कर करके इमेज फॉर्मेशन तक जाएंगे। ठीक है, अगले क्लास तक हम लोग स्टडी करके कहां तक जाएंगे? इमेज फॉर्मेशन तक जाएंगे। बात समझ में आई क्या? तो प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में स्टडी कर लेना। आज मैं बस यहीं तक पढ़ाऊंगा, हालांकि आप लोग निश्चित समझ रहे होंगे कि सर आज का वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा और बड़ा होना चाहिए था, बट हाँ वो लास्ट अगले दिन बताया जाएगा, है ना। ठीक है, तो जरा इसको समझो, इस चीज को समझो। तो आज अगले क्लास में आपको ये पढ़ के आना है, उसके अगले लेक्चर में मैं जरूर ये बताऊँ।